दोस्तों आगे बात शुरू करने से पहले आज एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कितने लोग आप में से अपने बच्चों को आयुर्वेदिक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, या कितने बच्चे जो अभी आप लोग देख रहे हैं उनका सपना है कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बने? ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस सवाल का जवाब आपने अपने मन में सोच लिया होगा, लेकिन उस जवाब को एक कंक्लूजन के तौर पे पेश करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी पूरी बात सुने, तभी अपना कंक्लूजन रखें। दोस्तों, जहां एलोपैथ हर साल लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाता है, वहां पे ही आयुर्वेद पद्धति ऐसी है जिसके पास ऐसी बीमारियों का इलाज है जिसमें एलोपैथ अभी शोध ही कर रहा है। साथ ही साथ योग ऐसा वरदान हमें मिला है जिसके माध्यम से सैकड़ों बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। जहां लड़ाई होनी चाहिए इलाज की बेहतर विकल्प को खोजने के लिए, वहां पे ही ये आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ की जो लड़ाई है ना, वो गलत दिशा में जा रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की ओर। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक राज की बात आपको बता रहा हूँ, चाहे कितनी भी लोग अंग्रेजी झाड़ लें, चाहे कितने भी लोग एलोपैथिक झाड़ लें, अभी का जो समय है शाम में जाके घर पे काढ़ा जरूर पीते हैं, साथ ही साथ सुबह उठ के योग ज़रूर करते हैं। तो इसमें किसी की छोटी और बड़ी होने की बात नहीं है, बात है कि बेहतर इलाज का विकल्प किस परिस्थिति में कौन प्रस्तुत करता है। दिक्कत क्या है ना कि अंग्रेजों ने हमें सदियों तक इतने अच्छे से सूता है ना कि हम लोग उनके बनाए हुए रूल बुक को अंधे की तरह फॉलो करते हैं, और वहीं पे हम लोग अपने वेद और अपने सिद्धांतों को सेकेंडों नहीं लगता है और फर्जी करार दे देते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि जिस हल्दी को हम लोग सिर्फ एक फ्लेवर या रंग के लिए अपने घर में यूज़ करते हैं सब्जियों में, उसी हल्दी को जो फार्मा कंपनी है, विदेशी फार्मा कंपनी है, वो भारत में इम्यूनिटी बूस्टर की तरह अभी प्रस्तुत करके बेच रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमें पहले से नहीं पता था कि ये ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर है हल्दी, लेकिन हम लोग इसको उतना सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन फार्मा कंपनी ने इस पर रिसर्च किया और उसको आपके सामने वापस से इम्यूनो बूस्टर की तरह आप ही को वापस से बेचा। हालांकि ये हज़ारों साल पहले आयुर्वेद ने पहले ही बता दिया था, लेकिन जब तक वो विदेशी फार्मा कंपनियां नहीं लेके आई, हमें उस बात पे विश्वास नहीं हुआ। थोड़ी कड़वी बात है, अंग्रेजी में ही आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे अंग्रेज हैं। वी आर द बेस्ट ब्रीड ऑफ डॉग्स ब्रिटिशर्स हैव एवर ट्रेंड। थोड़ी कड़वी है, लेकिन आप थोड़ा सोचिएगा, इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा तो आपको लगेगा कि ये कितनी सही बात है। एक अगर आपको बुरी लग रही हो तो एक बात आपको और मैं आपके सामने रखता हूँ, आप ये ट्राई करके देखिएगा। दिन भर में आप जितना वाक्य बोलते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जितना भी वाक्य बोलते हैं, बिना अंग्रेजी के शब्द के वो वाक्य हम लोग पूरा नहीं कर सकते। बहुत कम ही ऐसा वाक्य होगा जिसमें अंग्रेजी के शब्दों को यूज़ किए बिना, ठीक है, अभी जैसे मैं यूज़ बोल रहा हूँ तो उसको बिना इस्तेमाल किए बिना ही हम उसको पूरा कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है। दक्षिण भारत में तो ये हाल है कि भले ही वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश हो जाए उनके रीजनल लैंग्वेज के बाद, लेकिन कभी भी हिंदी को वो लोग मतलब सेकंड हो, थर्ड हो, लास्ट हो, किसी लैंग्वेज का दर्जा नहीं देते हैं। वहाँ पे उर्दू हो गई, इंग्लिश हो गई, वहाँ का रीजनल लैंग्वेज हो गया, वो उनके लिए मतलब प्रायोरिटी रखता है, लेकिन हिंदी को वो लोग कहीं भी मतलब शो अप नहीं करते हैं। यहाँ पे लड़ाई हिंदी, इंग्लिश, एलोपैथ, आयुर्वेद की नहीं है। यहाँ इस बात को ये चीज़ दर्शाती है कि हमें अपने मूल चीज़ों का कितना वैल्यू है। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी क्या रह गई है पता है इन 70 सालों में? 70 साल मत बोलिए, आप इसमें अंग्रेज़ों के शासन के भी 200 साल जोड़ लीजिए, ठीक है। इन जो 270 साल में सबसे बड़ी कमी क्या रह गई है पता है क्या? वो सबसे बड़ी कमी रह गई है कि हम लोगों ने अपने आयुर्वेद को ही फर्जी घोषित कर दिया है। हम लोगों ने खास करके 70 साल, भारत के आज़ादी के 70 साल जब लुटियंस की सरकार थी, तब इन लोगों ने भी वही काम किया जो अंग्रेज़ों ने हमारे आयुर्वेद के साथ किया था। 70 साल में जो आयुर्वेद के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होनी चाहिए थी वो कभी हुई नहीं। अंग्रेज़ ने जिन परिस्थितियों में आयुर्वेद को छोड़ा था, उससे भी बुरी परिस्थिति में 70 सालों की जो लुटियंस की सरकार थी उसने आयुर्वेद को धकेल दिया और बुरी स्थिति में। साथ ही साथ कुछ लोगों ने इसको अपने धर्म से जोड़ के देखना शुरू कर दिया, और
कुछ लोग इस पद्धति को ही फर्जी मान के बैठ गए, कुछ लोग ने, अधिकतर लोग। क्यों? क्योंकि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना काम होना चाहिए था, गवर्नमेंट को जितना काम करना चाहिए था, उतना काम हुआ नहीं। अगर आप कॉम्परेटिव स्टडी करें तो जिस हिसाब से एलोपैथ के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, उस तरह से आयुर्वेद की पद्धति से जो इलाज होती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम ही नहीं किया गया। ये तो मोदी जी आ गए और इस मामले में रामदेव बाबा का भी बहुत हद तक शुक्रगुजार रहना पड़ेगा कि इन्होंने योग और आयुर्वेद की गरिमा बचा ली, और इन लोगों के आने के बाद ही हम लोगों ने इन चीज़ों का वापस से महत्व जानना शुरू किया। नहीं तो इतने सालों में हमने जो है ना अपनी लुटिया खुद ही डुबाई हुई थी। आप अक्सर न्यूज़पेपर में या खबरें ऐसी सुना करते हैं कि वैद्य हकीम ने क्या चूरन चटनी दे दिया, पेशेंट और ख़राब हो गया। तो इसके पीछे का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि झोला छाप डॉक्टर MBBS की जो पद्धति के झोला छाप डॉक्टर नहीं मिलते, गांव-गांव पे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन हाईलाइट वैद्य और हकीम इसीलिए होते हैं क्योंकि ये पहले से ही उतना बदनाम है। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि हमारा भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। देखिए कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं, चाहे जो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी साफ मना करते हैं कि भाई ये आयुर्वेदिक दवा के फेर में मत पड़ना, चूरन चटनी के फेर में मत पड़ना, ठीक है। हालांकि कभी भी सरकार ने भी ऐसा कोई भी कोशिश नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, मोदी जी के गवर्नमेंट के पहले, कि इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, रिसर्च इसके ऊपर हो। ये कभी नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया जाता तो क्या पता ऐसी ऐसी चमत्कारी दवा इसमें भी निकल के आती जिससे किसी भी तरह के बीमारी का इलाज एलोपैथ के ही स्तर पे किया जाए। जैसे होता है ना, हम लोग जो फर्जी वाला कहते हैं कि आयुर्वेद फर्जी है, चाहे उतना विश्वास नहीं है, ये क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं ना क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि अगर मेरा BP बढ़ा हुआ है, ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या हम डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और मेरा शुगर लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो क्या है, एलोपैथ में ऐसी दवाएं हैं कि खाएं तुरंत रात भर में सब कुछ अंडर कंट्रोल। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद एक पूरा पैकेज है, योग का, दवा का, परहेज का। इतना जब तक आप नहीं करते हैं तब तक पूरा सुधार नहीं होता है। एलोपैथ में ऐसा चीज़ नहीं है। एलोपैथ में क्या, एक गोली लो काम पे निकलो, चाहे एक गोली लो जो मैंने सो करो। तो ये लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से भी फिट बैठता है, तो लोग क्या है इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्या पता अगर रिसर्च होता, अगर उतने साल रिसर्च होता है जिस हिसाब से एलोपैथ में हुआ है, तो इसमें भी बहुत सारी चमत्कारी दवा निकल के आती। तो ये रिसर्च डिफिशिएंट पद्धति है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसे फर्जी करार देते हैं। खैर, विच एवर ट्रीट्स बेटर। लेकिन दोस्तों क्या है कि हमें ये आयुर्वेद और एलोपैथ की लड़ाई में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि जिस लेवल का एडवांसमेंट और रिसर्च एलोपैथ में हुआ है, आयुर्वेद के फील्ड में भी उसी रिसर्च और एडवांसमेंट की दरकार रही है। पहले भी थी, आज भी रही है। तो इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, और जो ओहदा एलोपैथ ने लिया है उस बराबरी का ओहदा आयुर्वेद के पद्धति को भी मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी उतनी ही चमत्कारी व्यवस्थाएं और विकल्प हैं इलाज के। बस इसको रिसर्च की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है। तो जो भी पद्धति हो जिससे मरीज़ ठीक हो, उसके परिस्थिति के अनुसार कम से कम साइड इफ़ेक्ट में उसको प्रेफर करना चाहिए, ना कि एलोपैथ और आयुर्वेद की लड़ाई शुरू करनी चाहिए। साथ ही साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारा मूलभूत सिद्धांत है, ठीक है, उसे मरने नहीं दिया जाए, उसको भी उसी हिसाब से ग्रो किया जाए। हम लोग यहाँ पे ये बहुत बड़ी चीज़ लैक कर रहे हैं। और आप मान के चलिए दोस्तों ये बात कि अगर रिसर्च होने लगा उस लेवल पे जिस लेवल से एलोपैथ में होता है, तो आने वाले कुछ दशक में आयुर्वेद आसमान में होगा। क्योंकि मेरा भी अपना एक विश्वास है कि आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चमत्कारी दवाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारी विकल्प है इलाज के, जिससे मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेकिन चूंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट नहीं है आयुर्वेद के लिए जिस हिसाब से एलोपैथ के लिए, तो लोगों को जहाँ भी जैसा फ़ायदा मिलता है, जहाँ भी लूप होल है, वहाँ पे इसका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिससे ये जो पद्धति है वो बदनाम हो रही है।
आप सबका मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने विचार भी मेरे को कमेंट में भेजिएगा। जय हिंद।